28 मार्च की वो तारीख जब कोरोना वाली जमात के दिमाग में जहर घोलकर मौलाना साद क्वारंटीन में चला गया था। मगर तारीखें गुजरी और आज 28 अप्रैल है। मौलाना साद अब तक कानून के सामने नहीं आया है। इस दौरान जमातियों ने देश भर में उत्पात मचाया, कोरोना फैलाया। हरकतों को देखकर शक यही गहरा रहा है कि कहीं कोरोना फैलाने की घटना सोची समझी साजिश तो नहीं। इसी कड़ी में मल्टी सेंटर एजेंसी की टीमें अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। 1000 से ज्यादा जमातियों के फोन रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि कई फोन को फर्जी आईडी से चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, कई फोन में अश्लील क्लिप्स भी मिले हैं। देश की 25 टीमें एक साथ जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जमातियों ने जैसे देश को बर्बाद करने की कोशिश की, कोरोना से संक्रमित करने की कोशिश की और देश के कोने कोने में भाग गए, उन सभी गुनहगारों को ट्रेस करना बेहद ही मुश्किल था। अभी भी 400 से ज्यादा जमाती मौलाना साद की तरह अंडरग्राउंड है। ऐसे में शक गहरा रहा है और सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट। लेकिन उससे भी पहले मैं चलूंगा अपने सहयोगी रुमानुल्लाह खान के पास, जो इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को हमारे सामने लेकर आए हैं। रुमान, सबसे पहले आपको ये जानना चाहता हूं, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तबलीगी मरकज़ के अंदर बहुत बड़ी तादाद में विदेशी लोग आए थे, उनमें से जब उनको निकाला गया था 1000 से ज़्यादा जो विदेशी और दूसरे संदिग्ध जो लग रहे थे एजेंसीज़ को, उन लोगों के मोबाइल फ़ोन लिए गए थे ताकि डाटा डंप किया जा सके। जिस दिन से वो आए थे और उसके बाद से जब तक वो मरकज़ से निकाले गए तब तक का पूरा डेटा डंप किया गया, ये देखने के लिए कि कहीं कोई अलगाववादी संगठन या किसी आतंकी संगठन से तो संपर्क नहीं है। क्योंकि इस जांच में सामने आया कि जो विदेशी लोग भी जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, उसके अंदर बहुत से सिम कार्ड ऐसे थे जो कि देश के अलग अलग राज्यों से फर्जी आधार पर, पतों के आधार पर खरीदे गए थे और ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय ये लोग अपने मोबाइल जमा करा रहे थे, उस समय भी कुछ लोगों ने अपने मोबाइल की या तो बैटरी निकाल ली या फिर उसके अंदर कोई पिन या पानी डालकर उसको ख़राब करने की कोशिश की गई ताकि वो अपने देश से निकल सके। और यही वजह रही कि जो विदेशी जमाती थे उनके खिलाफ भी LOC खोला गया ताकि वो देश छोड़कर ना जा सकें। इन मोबाइल्स के डेटा और उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है और इससे कई अहम जानकारियां मिल सकती है। इसमें से ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 100 ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो कि कई 100 लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि संदिग्ध की श्रेणी में आते हैं। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या इसमें कोई सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ऐसे आशंका पहले भी जताई जा चुकी थी। और जिस तरह से बड़ी तादाद में विदेशी जमाती यहाँ पर थे और उन्होंने मोबाइल को भी टैंपर करने की कोशिश की थी, उससे कहीं ना कहीं शक गहराया है। 25 एजेंसीज मिलकर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं और सभी एजेंसीज इसमें सपोर्ट कर रही हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है जो कि डेटा डंप और एनालिसिस का काम कर रही है और जल्दी इसके नतीजे सामने होंगे। ये तो बड़ी गंभीर बात है रुमान, ये तो देश के खिलाफ साजिश कर रहा था मरकज, इसका शक गहराता जा रहा है। अब कहीं इनकी साजिश तो नहीं थी, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं था? देखिए, बिल्कुल, और इसी वजह से मल्टी एजेंसी सेंटर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है कि क्या कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं थे या फिर ये आम घटना थी। क्योंकि ऐसे कई जानकारियां मिली थी, ऐसे कई लिंक्स मिले थे जिससे ये शक गहराया था, जिसके बाद ये तमाम डेटा डंप करने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। जो विदेशी जमाती थे या जो संदिग्ध थे, उनके मोबाइल एजेंसीज ने लिए थे, उनका जब से वो भारत आए थे और जब तक मरकज़ में रहे थे, उस बीच का पूरा डेटा और जो रिकॉर्ड था वो खंगाला जा रहा है। मोबाइल की जाँच की जा रही है कि कहीं इनका संबंध किसी अलगाववादी या आतंकी संगठन से तो ठीक है रुमान, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी, माफ कीजिएगा रुमान, आपको रोकना पड़ा, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस मसले पर क्या कहती है। देखिए, रुमानुल्लाह खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कैसे साजिश के एंगल को अब तलाशा जा रहा है। जमातियों ने जो कोरोना बम फैलाया उसको लेकर रुमान के पास फिर जाएंगे। कोरोना वाली जमात का खुलेगा पूरा काला चिट्ठा। मोबाइल फोन बोलेगा, जमातियों के राज खोलेगा। अलगाववादी और आतंक कनेक्शन की हो रही है जांच। मरकज में शामिल तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया। ये महज संयोग था या फिर साजिश, इसकी तह तक पड़ताल होने लगी है। करीब 1000 से ज्यादा जमातियों का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। 1000 से ज्यादा मोबाइल फोन के डेटा की हो रही है जांच पड़ताल।
1000 मोबाइल फोन से जांच एजेंसियों को मिली काफी अहम जानकारियां। मल्टी एजेंसी सेंटर के सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन 1000 मोबाइल से कई अश्लील वीडियो क्लिप भी बरामद हुए हैं। जांच हो रही है कि कोरोना वायरस के फैलने का मसला महज हादसा था या सोची समझी साजिश। आपको बता दें कि मल्टी सेंटर एजेंसी यानी मैक टीम में दिल्ली पुलिस के साथ साथ खुफिया विंग, पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ NIA और CBI की टीमें सहित 25 एजेंसियां शामिल हैं, जो अलग अलग मामलों में एक साथ काम करती हैं। मरकज में शामिल तबलीगी जमात में देश दुनिया से जमाती शामिल हुए थे और खतरे की घंटी तब बजी जब विदेशियों और जमातियों के फोन रिकॉर्ड खंगाले गए। दरअसल दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट जिला पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन उसके साथ इस मामले की जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। दिल्ली पुलिस की टीम के पास आज भी इन विदेशी लोगों का पासपोर्ट और मोबाइल फोन जब्त है। उन दस्तावेजों और मोबाइल फोन के डेटा को भी फिलहाल खंगालने का काम किया जा रहा है, जिससे इस मामले से जुड़े तमाम कड़ियों को खंगाला जा सके। क्राइम ब्रांच की टीम को उन मोबाइल डेटा से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। मैक सूत्रों के मुताबिक कई फर्जी मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। झारखंड समेत कई राज्यों के लोगों ने फर्जी पता के जरिए ये सिम खरीदे थे। दिल्ली पुलिस सहित देश के तमाम एजेंसियां इस पड़ताल में जुटी हैं कि मरकज से कोरोना वायरस फैलने की घटना प्रायोजित तो नहीं थी। साइबर डेटा विंग के सूत्रों के मुताबिक अलग अलग राज्यों से आए संदिग्ध लोगों के साथ साथ कई विदेशी लोगों के मोबाइल डेटा की पड़ताल की जा रही है कि कोई शख्स किसी संदिग्ध आतंकी गुट या अलगाववादी संगठनों से जुड़ा तो नहीं। शक इसलिए भी गहराने लगे हैं क्योंकि मरकज में शामिल होने के बाद से जमातियों ने छिपने की बहुत कोशिशें की। मरकज में शामिल हुए जमातियों पर गृह मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि जमाती अभी भी सुधरे नहीं हैं। देश भर में अभी भी 400 से ज्यादा जमाती सामने नहीं आए। यूपी में कोरोना के कुल 2043 मामलों में 1099 जमाती या उनके संपर्क के लोगों के हैं। बिहार में 20 से 30 जमातियों के छिपे होने की बात कही जा रही है। उधर देश में कोरोना हॉटस्पॉट बने महाराष्ट्र में जमाती बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। महाराष्ट्र के 50 जमाती सामने नहीं आए। पुलिस टावर मैपिंग के जरिए तबलीगियों की मैपिंग कर रही है। कॉल डिटेल और लोकल इन्फॉर्मर के जरिए जमातियों की तलाश की जा रही है। मुंबई में क्वारंटीन के बाद 11 जमाती गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में इंडोनेशिया का एक नागरिक भी शामिल है। ये सभी 23 मार्च को दिल्ली से मुंबई लौटे थे। तो 400 जमाती अभी भी गायब है जनाब। एक महीने तक तांडव मचाने के बाद अब ड्रामा हो रहा है कि प्लाज्मा देंगे। प्लाज्मा देने की कहानी कहां से आई, कैसे इनको मनाया गया, इसका भी खुलासा मैं कल करने वाला हूं, और कौन है इसके पीछे, इसका भी खुलासा होगा। लेकिन सबसे पहले रुमान के पास एक बार फिर से चलते हैं और रुमान से जानते हैं। रुमान, आज 1 महीना पूरे हो गया, ये मौलाना साद है कहां? देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना साद सबसे पहले ये अपने करीबी लोगों के जरिए ये अफवाह उड़वाई कि वो क्वारंटीन में है ताकि क्राइम ब्रांच उनके पास ना पहुंचे, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने साफ कर दिया कि वो किसी सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराएं, उसकी रिपोर्ट सौंपे। जिसके बाद अभी कुछ दिन पहले उनके करीबियों की तरफ से फिर से एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि उन्होंने रिपोर्ट अपनी जाँच करा ली है, रिपोर्ट निगेटिव आई है, क्राइम ब्रांच को दे दी है। लेकिन क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि उनको ना तो किसी तरह की कोई रिपोर्ट दी गई है, और अगर उन्होंने किसी सरकारी अस्पताल में अपनी जांच कराई होती तो सरकारी अस्पताल के निर्देशों के मुताबिक उनको क्वारंटीन रहना होता, वो भी सरकारी निगरानी में। तो सीधे तौर पर ऐसी संभावना नहीं है कि उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपनी रिपोर्ट कराई है, जांच कराई है। लेकिन कहां पर हैं, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। उनकी तरफ पर उनके जो करीबी और वकील हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया कि वो लगातार क्राइम ब्रांच के संपर्क में है, लेकिन साफ तौर पर उनकी लोकेशन के बारे में नहीं पता है। दिल्ली से लेकर मेवात तक वो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा क्राइम ब्रांच का कहना है। और उनको जो नोटिस दिए गए थे उसके सवालों के जवाब भी उन्होंने सीधे तौर पर नहीं दिए हैं। अब साफ तौर पर क्राइम ब्रांच ने उनको उनके वकील के जरिए कहा था कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, लेकिन अब एक भ्रम उनके तरफ से फिर फैलाया जा रहा है कि उनको 91 सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस नहीं मिला, इसलिए उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती जब तक वो ना आए। लेकिन सीधी बात है, गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज है और ऐसे में क्राइम ब्रांच चाहे तो सीधे उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन चूंकि इन मौलाना साद ने कोरोना का जो भ्रम फैला रखा है, उसके चलते कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ रही हैं उनकी भी, और भ्रम की जो स्थिति है उसको देखते हुए भी क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रही है। जो उनका कांदला का फार्म हाउस है वहां पर छापेमारी की गई, उनके करीबियों से पूछताछ की गई। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जल्दी उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ठीक है रुमान, आप बने रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौलाना के समर्थक ढूंढेंगे।
तालिबानी मानसिकता वाला मौलाना, सुन लीजिए मौलाना नदीमुद्दीन, तालिबानी मानसिकता वाला मौलाना, कोरोना फैलाने वाला मौलाना, 1 महीने से गायब कहां है मौलाना नदीमुद्दीन? सीधा जवाब दीजिए। पहले तो मैं दीपक चौरसिया जी, करीमनगर, हैदराबाद, तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से आपको रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर भेज सकते तो थोड़ा सीख कबाब भिजवा देते। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर भेज सकते तो थोड़ा सीख कबाब भिजवा देते। जी ठीक भिजवाएंगे सर, बराबर भिजवाएंगे। अब आपका ये आपने जो सवाल किया है कि मौलाना साहब कहाँ छुपे हैं, कहाँ हैं, मेरा प्रश्न ये है, मेरा सवाल ये है कि दीपक चौरसिया जी इराक जाकर के बगदाद में सद्दाम हुसैन को ढूंढ सकते हैं और मौलाना साहब को दिल्ली में नहीं ढूंढ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि इंटेलिजेंस हमारी क्या इतनी कमजोर है, इतनी नाकारा है कि मौलाना साहब को नहीं ढूंढ सक रही। मेरा आरोप ये है कि अजीत डोभाल और अमित शाह मौलाना साहब को छुपा करके कहाँ रखे हैं, क्यों नहीं उनको बाहर लाया जा रहा है, क्यों मुसलमानों पर की जगह तिहाड़ जेल की कोठरी है, खुद जाएंगे या जबरदस्ती ले जाया जाएगा, बताइए। और भाजपा के नाम पर मीडिया का दुष्प्रचार है, ये बिकी हुई मीडिया का दुष्प्रचार है। मौलाना साहब बिकी हुई मीडिया पे ही बैठे हुए हैं आप। कहता हूँ, अरे बिकी हुई मीडिया पे ही बैठे हुए मौलाना साहब, बिकी हुई मीडिया ही आपको, बिकी हुई मीडिया ही आपको ये कहने का मौका दे रही है कि मीडिया बिक गई है। इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया और क्या हो सकती है? मेरे ही चैनल पे आप मुझे गाली दे रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। इससे भी ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए आपको। नहीं मालूम है कि मौलाना साहब कहाँ हैं? आप क्यों नहीं छुपा, आप कहाँ छुपा रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं मौलाना साहब को? सरकार क्यों नहीं बता रही? भाजपा क्यों नहीं बता रही? पुलिस क्यों नहीं बता रही? अरे मौलाना साहब खुद बाहर आ जाए ना, क्वारंटाइन में खुद गए थे, खुद बाहर आ जाए। दिक्कत क्या है मौलाना साहब? अब तो ये बात, अब तो इस बात की जांच हो रही है कि उनके आतंकवादियों और अलगाववादियों से संबंध तो नहीं है। अब तो इस बात की जांच हो रही है कि उनके आतंकवादियों और अलगाववादियों से संबंध तो नहीं है। देखिए जमाती कितने गॉड को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, भगवान को मानने वाले। उनकी मोबाइल क्लिप में क्या क्या मिल रहा है मैं बोल भी नहीं सकता नेशनल टेलीविजन पर। और फर्जी आई कार्ड से काय के लिए सिम खरीदे गए थे? आतंकवादियों के मानने वाले हैं तो 15 साल तक शिवराज चौहान ने क्यों उनके इस्तेमा का सपोर्ट किया, और 10 साल तक देवेंद्र फडणवीस उनके इस्तेमा का क्यों सपोर्ट किया? ठीक है, सरकार ने मुफ्ती वजाहत को आने का टाइम हो गया है। समाज को सपोर्ट क्यों किया? क्या उन्होंने भी आतंकवादियों का सपोर्ट किया? इस बार ना मौलाना नदीमुद्दीन, इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है मौलाना नदीमुद्दीन, इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब सब पता लग जाएगा। सीधे चलता हूं मैं मुफ्ती वजाहत जी के पास। मुफ्ती जी, आतंकवादी अलगाववादियों से संबंधों की जांच, और उसके बाद जाऊंगा वेद प्रकाश जी के पास। एमएससी को जांच करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये कितना गंभीर है, वेद प्रकाश जी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मौलाना नदीमुद्दीन, अभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे चल रहे हैं। जी दीपक भाई, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि बार बार मैं टीवी चैनल्स की डिबेट में ये देख रहा हूं कि हमारे देश की अहम तरीन शख्सियत NSA जनाब अजीत डोभाल साहब का नाम बार बार आता है। मैं आपको इतनी बात बता देता हूं कि अजीत डोभाल साहब सिर्फ और सिर्फ इतना जानने के लिए कि ये मरकज़ को क्यों बंद नहीं कर रहे और कितने अंदर बाहर के लोग हैं और इनको मरकज़ बंद कर देना चाहिए, सिर्फ इतना इंटरफेयर करने के लिए आए थे। उसके बाद से और अब तक मौलाना से कोई कांटेक्ट उन्होंने नहीं किया है। और चैनल्स पर बैठ करके इतनी गैर जिम्मेदाराना बात अपने देश के काबिल होम मिनिस्टर और NSA के लिए हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कनेक्शन आप जिसको लेकर के आपने डिबेट बुलाई है, ये एक इनकी आम बात है कि जितने भी बाहर से लोग आते हैं फॉरेनर्स, वो यहाँ आकर के सिम खरीदते हैं और फर्जी तरीके से वो सिमें खरीदी जाती हैं, फर्जी तरीके से उनको चलाया जाता है। और फिर इतनी दुनिया आ रही है, ना तो उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला, ना उनको कोई पूछने वाला कि आप कहाँ से आए हो, किस संगठन से जुड़े हो,
किस जिहादी संगठन से आपके ताल्लुकात हैं, तो जाहिर सी बात है ये देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक खतरा बना हुआ था, बना हुआ है, और जब तक ये सारी चीजें दीपक भाई क्लियर नहीं हो जाएंगी जब तक बना रहेगा। रही दिल्ली पुलिस की बात और क्राइम ब्रांच की बात, मैं पिछले 10-12 सालों से दिल्ली पुलिस को बहुत करीब से जानता हूं कि वो बहुत अपने काम में बहुत ही मेहनत लगन के साथ और पूरी तहकीकात के साथ सारे मुकदमात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बहुत उम्मीद जल्दी से है इस बात की इंशाल्लाह कि उनकी तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी जल्दी, और वो मौलाना साथ ज़मीन के नीचे भी अगर कहीं दबा होगा, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच उनको निकाल करके इस दुनिया के सामने रख देगी। ठीक है, वेदभूषण जी, कोरोना मौलाना, वेदभूषण ये जी, एक वायरस जो इस पूरे देश में है, ये सबके सामने है। वेदभूषण जी, बड़ा सीधा सवाल, एमएससी से जांच की जरूरत, कितना गंभीर मामला है ये? आतंकवादी और अलगाववादियों से संबंध की जांच हो रही है, सस्पिशियस एक्टिविटीज पाई गई हैं। हाँ दीपक जी, पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूं। जो अभी प्लाज्मा डोनेशन की बात कर रहे थे, वो कहते हैं ना 100 मुंह से खा के बिल्ली हज करने को चली है। अब ये डोनेशन कर रहे हैं, दान देना है। आप भी दिल्ली के बड़े पुराने पत्रकार हैं, दिल्ली और नोएडा में रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कभी उससे पहले ब्लड डोनेशन जमात ने किया? पूछ के बाद में इनसे बता दीजिए। अब मैं दिल्ली पुलिस पर आता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन का पर्पज है कि आसाराम और राम रहीम जैसे कन्विक्शन में गए, सजा में गए, वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। पर्पज ये है कि ज्यादा से ज्यादा एविडेंस, पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाएं। उसके लिए पुलिस को टाइम लग रहा है। वो दिन दूर नहीं जब वो तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और जब इस केस का ट्रायल होगा, बेल तो छोड़ो, दिल्ली पुलिस ये चाहती है उनका कन्विक्शन हो। 10 साल की सजा है दीपक जी 304 आईपीसी के अंदर, और उसके अलावा जो बाकी जो गुनाह हैं उनके इनकम टैक्स, ईडी, एमसीडी, जो अलग अलग डिपार्टमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी जांच अलग चल रही है। दिल्ली पुलिस की जो जांच है 304 है, और जो फिदाइन कोरोना के जो बॉस बने हुए मौलाना साद जो इन्होंने बम विस्फोट किया है कोरोना का, उसका हिसाब किताब इनसे लिया जाएगा। देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। तिहाड़ जेल की सलाखें उनका पीछा कर रही हैं, बच नहीं पाएंगे। इतने पुख्ता सबूत इकट्ठे करेगी पुलिस, कोई इन ऐसे एविडेंस इकट्ठे करेगी, कोर्ट में उनका कोई जवाब नहीं होगा। उनके वकील और उनके जो बैठे हुए जो हिमायती बैठे हैं, उनको बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, शादाब खान, जेल जाने से, तिहाड़ जेल जाने से वक्त का इंतजार कीजिए, उनका वक्त आ चुका है। वक्त का इंतजार है। मौलाना साद को आखिरकार तिहाड़ की काल कोठरी में जाना ही पड़ेगा। लेकिन शादाब खान, आपकी पीस पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए मौलाना साद के फेवर में खड़ी हो गई। वो इंसान जिसने देश में कोरोना फैलाया, उसके साथ पीस पार्टी आ गई खाली वोटों के लिए। बड़ी देश सेवा का काम कर रहे हैं आप। देखिए दीपक जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने बड़ी शालीनता से सभी की बात सुनी। पहली बात तो यह है कि अगर जमात के लोगों ने विदेशी लोगों को बुला करके प्लानिंग के साथ कोरोना फैलाया, तो उसमें निश्चित ही हमारे देश के प्रमुख नरेंद्र मोदी जी की भी साजिश रही होगी, क्योंकि विदेश से जो लोग आते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं साहब, क्या बकवास कर रहे हैं? वो आदमी जो दिन रात लगा हुआ है, वो आदमी जिसके बारे में दुनिया कह रही है कि इससे बेहतर कोरोना का प्रबंधन कोई नहीं कर सकता, उस पर इतना निर्लज्ज और बेशर्मी का आरोप लगा रहे हैं। 500-600 वोट के लिए शर्म आनी चाहिए। आप कैसे राष्ट्रभक्त हैं? हम लोग मानवता की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं। आप मानवता की बात करते हैं ना, तो मौलाना साहब ने मानवता और इंसानियत के लिए क्या किया बताइए? मौलाना साहब ने मानवता और इंसानियत के लिए क्या किया? पूरे देश में कोरोना बम भेजे, पूरे देश में कोरोना बम भेजे। आप मानवता की बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, ये कह रहा हूँ, अगर ये आपकी मानवता है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। वेद प्रकाश जी, जवाब दीजिए इनको। प्लाज्मा डोनेट करने वाले कोरोना वॉरियर हैं। आप इनको, पहली बात तो मैं इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री के दरवाजे तक जाने की औकात नहीं है जो बोल रहे हैं। श्रीमान जी प्रधानमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। अभी आप देखिए जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये तो आपको शोभा नहीं देता। इससे पहले जमात ने इस देश के लिए क्या किया? कोई ब्लड डोनेशन किया, कोई देश के लिए कुछ कुर्बानियां की। आज बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जमात के फेवर में बात कर रहे हैं। आपने इस देश को बर्बाद कर दिया, हमारे देश को कोरोना बीमारी से आपने संक्रमित कर दिया। अभी समाचार आ रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो संक्रमित हो चुकी है। दीपक जी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सूचना आ रही है वो टीम पूरी संक्रमित हो चुकी है। पूरी टीम क्राइम ब्रांच की संक्रमित हो चुकी है, जानकारी आ रही है। अभी जानकारी खुलकर आएगी। ये इन्हीं की देन है, इन्हीं जमातियों की देन है।
ये जमाती बताएंगे कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को देने वाला, संक्रमण करने वाला कौन था? ये मौलाना साहब था। आपके दिमाग में इस्लामोफोबिया घुस चुका है एसीपी साहब। ठीक है शादाब, अगर इस्लामोफोबिया है, फोबिया आपके दिमाग में घुसा है, आप सीधे प्रधानमंत्री से कम बात नहीं करते। आपकी क्या औकात है इस देश में? आपकी क्या औकात है? बताइए क्या औकात है आपकी? आप प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं। ये देश के कतई नहीं होने देंगे। देश की आम जनता और आम मुसलमान, आम जनता और आम मुसलमान कभी नहीं होने देंगे। सीधे चलता हूँ एमके खान साहब के पास। एमके खान साहब, 500,000 वोट के लिए ये मौलाना का सपोर्ट कर रही है। पीस पार्टी क्या पीस कर रही है? शादाब खान का ऑडियो डाउन, अब बीच में बहुत बोलते हैं। एमके खान साहब, एमएच खान साहब। हाँ जी चौरसिया जी, मैं एमएच खान हूँ जी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि नहीं चौरसिया जी, कोई बात नहीं। मैं ये पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि ये तबलीगी जमात नहीं है, इबलीसी जमात है। इबलीस किसको कहते हैं? शैतान को कहते हैं। ये शैतानी जमात है। जो हरकतें हो रही हैं वो शैतानी हरकतें हो रही हैं। अगर इतने ही ईमानदार और इतने ही अल्लाह के रसूल के मानने वाले साध होते तो सामने आके अपने गुनाहों की, अपने बेगुनाही की सबूत देते। वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। वो इस्लाम की जो मेन बुनियादी बातें हैं उस पर कायम नहीं है। वो अपनी 3 किताबों को लेके भोले भाले मुसलमानों को बहका रहे हैं। ये तबलीगी जमात है। आप सभी मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 से आधे % ये इबलीसी जमात के लोग, शैतानी जमात के लोग हैं जो कोरोना फैला करके आज घरों में बैठे हैं। जो कोरोना को लेकर पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि लखनऊ में इतना मारामारी करा दिया उन्होंने कि कई जगह हॉट स्पॉट बनाना पड़ा। आप देखिए कानपुर में एक मदरसे में, अब आपको एक और मैं खुलासा आपको करना चाहता हूं चौरसिया जी, जो आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं। इन लोगों ने क्या किया है कि तबलीगी जमात की अलग मस्जिदें बना रखी हैं जिसमें और मुसलमान नहीं जा सकता है। उन मस्जिदों में ये लेटते हैं, बैठते उठते हैं। ये बड़ा भारी रैकेट इनका है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ, हमारे लखनऊ में भी अभी हमारे मोहल्ले में कई जमाती नहीं पकड़े गए। कहाँ है पुलिस? हमें तो इस सवाल की रिपोर्ट है खान साहब, 400 जमाती अभी भी गायब हैं। 400 जमाती, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, कंफर्म। मैं कोट कर रहा हूं होम मिनिस्ट्री की। 400 जमाती अभी भी गायब हैं। शर्म नहीं आती इनको, और पीस पार्टी इनके साथ खड़ी है, उसको भी शर्म नहीं आती। मेरे मोहल्ले में 3-4 जमाती हैं नहीं पकड़े गए, वो उसमें हो सकते हैं वो। ठीक है, बिलाल खान के पास चलता हूं। बिलाल खान, मैं नहीं कह रहा हूं, खान साहब कह रहे हैं, इतने बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं कि ये शैतानी जमात है, इब्लीसी जमात है, तबलीगी जमात नहीं है। मैं तो इसको तालिबानी सोच वाली जमात बोलता हूं। जवाब दीजिए, शैतानी जमात है कि नहीं है? दीपक जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एसएम खान साहब का तो एक एजेंडा है, ये जमाती को बदनाम करना है। आज इनको शर्म आनी चाहिए। पूरा देश सैल्यूट करना है कि जमात के लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। वो किसका षड्यंत्र था कल बताने जा रहा हूं मैं। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोल दिया प्लाज्मा डोनेट से कुछ नहीं होता। किसने चलाई थी वो खबर, क्यों चलाई थी, किसने फॉर्म दे देते, सब बताऊंगा इसी चैनल पे बताऊंगा, इसी चैनल पे बताऊंगा। पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी, पहले चोरी फिर सीना चोरी। अरे दीपक जी सुन तो लिया करें, आप सुनते नहीं है पूरी बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जो है मौलाना साहब ने ही अपील कर दी सारे लोगों से जितने जमाती हैं कि भी आपको प्लाज्मा डोनेट करना है, जो पॉजिटिव कर रही है। मौलाना किसने अपील कराई थी? राजपा की बात एक एक खुलासा करूंगा, एक एक खुलासा करूंगा। बड़ी बेइज्जती होगी। खुलासा करते रहिए, देश समझ रहा है आपकी सारी हकीकत। खुलासा करते करते आप खुद पागल हो जाएंगे। मुझे लग रहा है आपका दिमाग चल गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें ये कहना चाहिए कि हमारे देश कैसे लड़ा जाए। आप आपस में लड़ने का काम करिए। अहले बैत का नाम ले लो। अरे आप नहीं समझाएंगे, आप जैसे जो दलाल है ना, सुनिए एचएम खान साहब, दलाली कम करिए। मैं आपको पहले से चैनल पर बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया। आप नफरत फैला रहे, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रहे। नाम ले लो देश के और अंदर हिंदू इस्लाम के मुस्लिम की रास्ते नफरत पे आ फैला रहे जाओ, हो। वरना बहुत बुरा हाल होने वाला है। चैनल पर जाकर मैं मौलाना साहब को मुसलमान नहीं मानता, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। खुद खान साहब बोल रहे हैं कि शैतानी जमात है। खुद खान साहब बोल रहे हैं इब्लीसी जमात है, शैतानी जमात है, तबलीगी सोच वाली जमात है ये। जाने वाले रास्ते पर रोक के खड़े होते हो
और कहते हो कि इस पे मत जाओ, ये तो तुम शैतान नहीं हो तो क्या हो? एक नंबर के शैतान हो तुम। इनको चुप करिए, मेरा टाइम कहाँ गया है? चलो ठीक है, 30 सेकंड दिया खान साहब, 1 मिनट 30 सेकंड, मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर इनका जवाब देंगे हम ब्रेक के बाद। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ दीपक जी सुनिए, आज पूरे देश को जरूरत है कि भाईचारा एक साथ मिलकर इस देश में लड़ाई कर ले। मौलाना साहब को फोन करके बोल दो ना ये बात, मौलाना साहब को फोन करके बोल दो ना ये बात, मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो? मौलाना साहब को बोलो ना, लड़ने की जरूरत है। सुनिए पहले बात, दीपक जी सुनिए, मौलाना साहब इस देश से अलग नहीं है, 130 करोड़ में आते हैं। तो देश को संकट में क्यों डाला? कोरोना बम क्यों भेजे बताओ? कोरोना बम क्यों भेजे? कोरोना बम क्यों भेजे बताओ? अरे सुनिए भैया, कोई भी जमात देश के कानून से बड़ी नहीं है। अगर जो वो भी गलत करते हैं तो कानून हैगा देश के अंदर। 304 लग गई है, तिहाड़ जाएंगे आप। 304 लग गई है, तिहाड़ जाएंगे। कोर्ट देखेगा और पुलिस तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। लेकिन आप इस वक्त मान सकते हैं कि आज जो प्लाज्मा डोनेट कर रहा है वो जमातियों की तारीफ कर दी है। झज्जर के अंदर ऐसे बड़े पत्रकारों ने तारीफ करी है। आप हमेशा उनकी, मैं तो छोटा पत्रकार हूँ भैया, मैं तो छोटा पत्रकार हूँ। बड़े पत्रकार तारीफ कर रहे हैं ना, बड़े लोगों को बड़ा काम करने दीजिए। मैं छोटा आदमी हूँ, ब्रेक के लिए रुकता हूँ, बिलाल खान के पास फिर आऊंगा, बताऊंगा कि ये तबलीगी के नाम पे ये फर्जी स्टोरियां क्यों प्लांट की गई। कोई मतलब नहीं है प्लाज्मा डोनेशन का, सिर्फ एक प्रक्रिया है, इससे किसी की शर्तिया तौर पर जान नहीं बचती। मैं नहीं कह रहा हूं, आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात को क्लैरिफाई किया है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जिसे किया जा रहा है। किसने इसको बना, क्यों नैरेटिव चेंज किया जा रहा है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम, क्योंकि यहां पर होते हैं हर रोज खोज खबर में नए खुलासे।